हेलो वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी। आज है 3 अगस्त। शुरुआत करते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन से। यहाँ से हम सीखने वाले हैं इतने अच्छे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सेशन को अंत तक देखें, क्योंकि एंड में बेस्ट क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। और हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। मध्य आय जाल रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, यानी कि मिडिल इनकम ट्रैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो यह है विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक है। विश्व बैंक करीब 100 देशों को मिडिल इनकम कंट्रीज को आइडेंटिफाई करता है, यानी कि MIC कहते हैं उसे, मिडिल इनकम कंट्रीज। और ये कंट्रीज का एक क्लासिफिकेशन है। उसके अनुसार अगर हम अमेरिकी डॉलर की बात करें तो 1136, आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं याद रखने हैं, लेकिन इससे आपका सेंस बनेगा, एक आइडिया लगेगा कि कैसे इनकम कंट्रीज को रखा जाता है। तो अगर इसको हम रफली ट्रांसलेट करेंगे तो 93,000 रुपए हो गए, और इसको ट्रांसलेट करेंगे तो करीब 12 लाख रुपए हो गए। तो वो सारे देश जिसमें प्रति व्यक्ति की आय 93,000 रुपए सालीना है या फिर 12 लाख रुपए सालीना है, इन दोनों के बीच पाई जाती है, तो वो सारे देश मिडिल इनकम कंट्रीज कहलाएंगे। इस रिपोर्ट्स का जो टाइटल है वो है मिडिल इनकम ट्रैप। यहाँ पे ट्रैप शब्द बेसिकली इसलिए यूज किया गया है कि जो कुछ देश ऐसे हैं, यानी कि जैसे कि इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ब्राजील हो गया, ये सब मिडिल इनकम कंट्रीज हैं। ये देश हाई इनकम कंट्रीज में ट्रांजिशन नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा कठिनाई से करेंगे। और इसका कारण यह है कि इनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चरल या फिर कुछ और स्ट्रक्चरल इनको कदम उठाने पड़ेंगे, नहीं तो ये मिडिल इनकम कंट्रीज में ट्रैप होकर रह जाएंगे। इनकी पर कैपिटा इनकम 93,000 से लेकर 12 लाख तक के बीच में कोई इनके सिटीजन्स पाए जाएंगे, 12 लाख से ऊपर नहीं निकल पाएंगे। पर कैपिटा इनकम आसान शब्दों में कहा जाए तो प्रति व्यक्ति कितना कमाता है, पूरा एवरेज ले लिया जाता है। अगर घर में मान लो कि 5 मेंबर हैं और पांचों मेंबर 2-2 हजार रुपए पर महीने कमाते हैं, तो उसी प्रकार से पर कैपिटा इनकम पूरे देश की होती है। पर कैपिटा इनकम अगर 93,000 से 12 लाख के बीच में होगी तो मिडिल इनकम कंट्रीज में आएंगे, और उनको हायर इनकम कंट्रीज में ट्रांजिशन करने में डिफिकल्टी होगी, उनको कुछ रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। भारत की जीडीपी पर कैपिटा इस समय 2098 अमेरिकी डॉलर है, और जो रफली ट्रांसलेट होती है करीब 1,73,000 रुपए के पास ट्रांसफर होती है, यानी कि भारत में प्रति व्यक्ति की सालाना आय 1,73,000 रुपए है ऑन एवरेज। तो इससे इस चीज को समझेंगे। और भारत मिडिल इनकम कंट्रीज है, भारत भी इस मिडिल इनकम ट्रैप में प्रभावित है। अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक 2 चीजों से मिलकर बना है। एक का नाम है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी कि IBRD, प्लस इसके साथ साथ और जुड़ा हुआ है एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA। इन दोनों से मिलके ही वर्ल्ड बैंक बनता है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 7 जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में हुई थी, और इसके साथ साथ बना भी था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि IMF बना था। वर्ल्ड बैंक बेसिकली लो और मीडियम इनकम कंट्रीज को लोन देता है, ग्रांट्स देता है, ताकि वो विकास कर पाए। वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन DC। वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं वो भारतीय मूल के हैं, वो हैं अजय बंगा। और इसके साथ साथ एक बात और याद रखिएगा कि विश्व में पहली बार वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया था 1947 में, और वो देश था फ्रांस। फ्रांस को उसने 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लोन दिया था 1947 में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रिकॉल क्वेश्चन मैं आपको हर बार देता हूं, और इससे आपको क्वेश्चंस को याद करने में आसानी होती है। कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपको यहां से समझने को मिल जाते हैं। ये लास्ट टाइम मैंने दिया था कि ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम की मेजबानी कौन करेगा, और इसका सही उत्तर दिया था जैन सिंह ने। ओलंपिक की स्पोर्ट्स की जो मेजबानी करेगा सऊदी अरेबिया में करेगा, और ये फर्स्ट एडिशन होगा, और ये हमारे यहाँ ग्रेट आंसर विनर, यानी कि कल के जो विनर रहे हैं। तो जैसा कि हमें इसका उत्तर मिल चुका है, इसका सही आंसर है सऊदी अरेबिया, और ये इनॉग्रेल सेशन होगा, यानी कि पहली बार इसका आयोजन किया जाएगा। ई स्पोर्ट्स में बेसिकली वर्चुअल गेम्स शामिल होते हैं, वीडियो गेम्स शामिल होते हैं, इसमें फील्ड गेम्स नहीं होते हैं, और इसका आयोजन जैसा कि बताया गया है 2025 में शुरू किया जाएगा। सऊदी अरेबिया से जुड़ी हुई कुछ चीजें हम लोग जान लेते हैं। यूएन वुमेन्स राइट्स एक बॉडी है जो पूरी दुनिया में वुमेन्स राइट्स की देखभाल करती है। ये उसको उसका चेयरपर्सन यानी चीफ बना दिया गया है। और सऊदी अरेबिया ही एक ऐसा देश है जिसने न्यू स्पेस ग्रुप की स्थापना की है। बेसिकली कंट्री में स्पेस जो प्रोग्राम्स हैं उसको बढ़ावा देने के लिए, तो इसको याद रखेंगे कि न्यू स्पेस ग्रुप सऊदी अरेबिया ने शुरुआत की है। सऊदी अरेबिया की जो करेंसी है वो है रियाल, और इसकी जो कैपिटल है वो है रियाद। दोनों चीज कनेक्टेड है, इसको याद रखेंगे। और रियाद से याद करेंगे, ये मुख्यालय है गल्फ कॉपरेशन काउंसिल का। ये बेसिकली एक ट्रेड ब्लॉक है, यानी कि व्यापार के बारे में इसमें चर्चा की जाती है, लेकिन थोड़ा बहुत माइल्डली पॉलिटिकल भी है। और इसमें 6 देश शामिल हैं, इसको हम याद करके रखेंगे, क्योंकि भारत से गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, और भारत से गल्फ में व्यापार इन्हीं के कारण बढ़ा हुआ है। तो ये देश इसमें है UAE, बहरीन, सऊदी अरेबिया, कुवैत, ओमान और कतर। ये 6 देश इसमें शामिल हैं। सऊदी अरेबिया का एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, और उसका नाम है नियोम।
ये बेसिकली एक फ्यूचरिस्टिक शहर बनाने जा रहा है, भविष्य का शहर बनाने जा रहा है, जिसमें सारी सुविधाएं एकत्रित होंगी और हाई टेक से लैस होंगी। तो ये रहा सऊदी अरेबिया के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। जो सबसे बेस्ट करेक्ट आंसर देगा वो कल के वीडियो में उसको हम पब्लिश करेंगे। विंड डेमन किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो प्लीज का आंसर जरूर लिखें अगर आपको आता है कमेंट सेक्शन में। तो चलते हैं अपने हम अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन है नेटपेटिया किससे संबंधित है? वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटीन और रैंसमवेयर। तो इसका सही उत्तर है रैंसमवेयर है। रैंसमवेयर बेसिकली अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो कंप्यूटर्स इसमें लॉक कर दिए जाते हैं हैकर्स द्वारा, रिमोटली लॉक कर दिए जाते हैं, और जब ये कंप्यूटर्स लॉक हो जाते हैं तो इनको खोलने के लिए फिरौती यानी पैसे मांगे जाते हैं। नेटपेटिया बेसिकली अटैक हुआ था 2017 में, यूक्रेन पे अटैक किया गया था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये बहुत ही प्रचलन में है। रैंसमवेयर के क्वेश्चंस कभी भी आ सकते हैं क्योंकि रैंसमवेयर अटैक्स हर जगह, हर साल, हर महीने एक्टिव रहते हैं। और ये साइबर अटैक्स हुए थे, इसमें बैंक्स और पब्लिक सर्विसेज प्रभावित हुई थी यूक्रेन की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द स्टेट्स ऑफ वर्ल्ड्स मैंग्रोव्स 2024 शीर्षक से एक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये रिपोर्ट जारी की गई है WMA यानी कि वर्ल्ड मैंग्रोव एसोसिएशन। इस रिपोर्ट्स में बहुत सारे डेटा बताए गए, पूरे मैंग्रोव्स को मैप किया गया पूरे विश्व में, और बताया गया कि इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा मैंग्रोव्स पाए जाते हैं पूरी दुनिया में। उसके बाद दूसरा स्थान होता है ब्राजील। मैंग्रोव्स समझने का आसान तरीका है कि वो पेड़ जो दलदल में उगते हैं। अगर कोई पेड़ दलदल वाले जो तटीय क्षेत्र हैं, नदी किनारे, समुद्र किनारे उगते हैं तो उसको हम मैंग्रोव्स कहते हैं। इसके साथ साथ इसने कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा मैंग्रोव्स अगर पाए जाते हैं तो साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं, और जैसा कि इंडोनेशिया यहाँ पे स्थित है। और दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव्स जो स्थित है वो है भारत में। ये बेसिकली सुंदरवन रिजर्व फॉरेस्ट यानी कि SRF रेंज में स्थित है। तो ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैंग्रोव्स हो जाएगा, और दुनिया में सबसे ज्यादा देश मैंग्रोव्स वाला देश हो गया इंडोनेशिया, और सबसे ज्यादा मैंग्रोव्स वाला रीजन हो गया साउथ ईस्ट एशिया। अगर मैंग्रोव्स की बात करें तो इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा इसका है कि ये वाटर फिल्ट्रेशन में काम आता है। ये जो समुद्र से जो लहरें आती हैं आसपास तटीय जगहों पे, ये सेडिमेंट्स और गंदे पदार्थों को रोक लेता है, अपने जड़ों में फंसा लेता है, क्योंकि मैंग्रोव्स बेसिकली दलदल वाली जगह होती है। इसमें पेड़ के जो जड़ें होती हैं वो थोड़ा बाहर ही रहती हैं, और वो दलदल को रोक लेती हैं या फिर सेडिमेंट्स को रोक लेती हैं, और उससे आसपास का क्षेत्र साफ हो जाता है, और वहाँ के कोरल रीफ्स और बाकी जो मरीन इन्वायरमेंट है वो साफ सुथरा रहता है। मैंग्रोव से इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। यहाँ पे मछलियां बहुत पाई जाती हैं, और ये फिशिंग के क्षेत्र में इसका एक बहुत ज्यादा फायदा है। इसके साथ साथ यहाँ पे टूरिज्म होती है, जिससे और भी इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है, लोग देखने आते हैं। सबसे बड़ा इसका फायदा है वो है कार्बन सिंक की तरह काम करता है। मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या करते हैं कि जो इन्वायरमेंट में जो कार्बन है उसको खींच लेते हैं, उसके बाद ये जड़ों में ट्रैप कर लेते हैं, यानी कि इन्वायरमेंट से कार्बन का इंट्रैपमेंट करते हैं, कार्बन को रोकते हैं, और करीब ये कई टन कार्बन ये अपनी जड़ों में अवशोषित कर लेते हैं, जिससे जो इन्वायरमेंट होता है वो क्लीन रहता है। साथ साथ मैंग्रोव्स जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स होते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा रिच फ्लोरा और फौना पाए जाते हैं, बहुत सारे पक्षियां पाई जाती हैं, यहाँ पे पानी की मौजूदगी होती है, बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं। और एक और बात याद रखिएगा कि ये जो सॉइल का इरोजन है, जो तटीय क्षेत्र का इरोजन है, उसको प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि समुद्र की लहरें जब आती हैं तो मिट्टी को बहा ले जाती हैं और तटों में कटाव शुरू हो जाता है। लेकिन अगर जड़ें होती हैं या झाड़ियां टाइप की होती है दलदल में, तो वो इरोजन को रोकती हैं। तो बहुत सारे फायदे हैं मैंग्रोव्स के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे बच्चों के बारे में है। NCERT यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने हाल ही में बैगलेस डेज प्रपोज किया है कौन से क्लास के बच्चों के लिए? तो ये है क्लास 6 से क्लास 8 तक के बच्चे हैं। इन बच्चों में बताया गया है कि इस सेशन में कभी भी 10 दिन ऐसा रखा जाए जहां बच्चे बैग न लाएं, और वो कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो वोकेशनल एक्सपर्ट्स हैं, जैसे कि जो स्किल्स जिनको आती है ज़्यादा, जैसे गार्डनर्स हो गए या फिर कारपेंटर्स हो गए, इन सब लोगों से सुने, उनसे इंटरेक्ट करें और समझें। तो इस प्रकार से बैगलेस डेज प्रपोज किया गया है क्लास 6 से बच्चों के लिए। वो सिर्फ किताबी ज्ञान न प्राप्त करें बल्कि और भी दुनिया की चीज़ों को समझने की कोशिश करें। NCERT के जो चीफ हैं वो हैं डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी, इसको भी याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में भारत की रैंक क्या है? आगे के 2 से 3 क्वेश्चन रैंकिंग के बारे में होंगे, और ये रैंकिंग एक इंस्टीट्यूट जारी करता है, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले इसको जानते हैं। 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात यानी कि ग्लोबल एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट में भारत की रैंक है 8वीं। उसके बाद है सेवा निर्यात यानी कि सर्विस सेक्टर में एक्सपोर्ट की रैंक क्या है भारत की? तो वो है 7वीं।
और मर्चेंडाइज यानी कि माल के निर्यात में भारत की रैंक क्या है, तो ये 18वीं। ये तीनों रैंकिंग एक रिपोर्ट से आई थी और बेसिकली वो रिपोर्ट जो जारी किया था वो था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी एक स्पेशलाइज्ड यूनिट है जो ये रिपोर्ट जारी की थी, उसका नाम था वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू। और अगर हम इस रिपोर्ट के बारे में बात करें जिसमें मर्चेंडाइज रिपोर्ट की बात की है, तो इस रैंकिंग को टॉप किया है चाइना ने। मर्चेंडाइज बेसिकली माल होता है जो कुछ भी बेचा जा सकता है, उसे मर्चेंडाइज कहते हैं। तो उसमें इंडिया की रैंक 18वीं, इसको याद रखिएगा। सेवा निर्यात यानी सर्विसेज सेक्टर में 7th रैंक है, और ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स है वो 8वीं रैंक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर से रिलेटेड फैक्ट याद रखिए कि इंडिया की पहली एग्री एक्सपोर्ट जो जोन स्थापित किया जाएगा वो किया जाएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो कि मुंबई में है। इसमें भारत का पहला एग्री स्पोर्ट फैसिलिटी स्थापित की जाएगी, जिससे भारत के एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स को, एग्री प्रोडक्ट्स को विश्व में सफलतापूर्वक या आसानी से एक्सपोर्ट किया जा सके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन हमारा है राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये किया गया था भोपाल में, मध्य प्रदेश में। हाल ही में किस विश्वविद्यालय को यूएन इकोसॉक का परामर्शदात्री दर्जा प्राप्त हुआ है, इसका उत्तर आपको बताना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है KIIT। यूएन इकोसॉक की बात करें तो इसका मतलब है यूएन का यानी कि यूनाइटेड नेशंस हो गया। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इकोसॉक बन गया इससे। उसको इसने कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी जो कि उड़ीसा भुवनेश्वर में है उसको स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस दिया है, ये याद रखेंगे। युग युगीन भारत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ या फिर अभी कहाँ पे होगा, तो ये स्थापना की गई है दिल्ली में, और ये बेसिकली दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम बन जाएगा जब तक तैयार होगा ये। कॉल ऑफ द गिर पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं परिमल नाथवानी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, और इसमें खासकर एशियाटिक लाइन्स की बात की गई है। आपूर्ति श्रृंखला परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, वाइस चेयर ऑफ सप्लाई चेन काउंसिल, तो ये बना है भारत देश। और ये सप्लाई चेयर काउंसिल बेसिकली इंडिया पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क यानी IPF के अंडर में आता है, और ये वाइस चेयर इंडिया बना है, इसको याद रखिएगा। मधुमेह विज्ञान में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह को जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं। इन्होंने डायबिटीज के क्षेत्र में बहुत ज्यादा कार्य किए हैं, इसीलिए इनको डायबिटोलॉजी में अवार्ड दिया गया है। एशियाई विश्व बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 100 शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता में सुधार के लिए कितना ऋण देने की प्रतिबद्धता जताई है, तो ये है $2 मिलियन अमेरिकी। ये बेसिकली 100 शहरों में जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होता है उसके लिए देगा, क्लीनिनेस के लिए देगा, सैनिटेशन के लिए देगा, तो ये भारतीय शहरों के लिए है, और ये $200 बिलियन अमेरिकी का एक लोन है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है फिलीपींस, और जो इसके चीफ हैं वो हैं मसात्सुगु असाकावा। तो ये रहे आज के करंट अफेयर्स। आशा सेशन आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपके लिए और भी अच्छे सेशन लाता रहूंगा। कोई डाउट या फीडबैक हो तो जरूर शेयर करें, डाउट को आंसर करूंगा और फीडबैक को इंप्लीमेंट किया जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हैव ए ग्रेट डे।